गर्मियों में दूध का फट जाना या लोहे की कील पर जंग लगना। अंगूर अगर रखे रहें तो खट्टे होकर सिरके जैसे बन जाते हैं। और यहाँ तक कि हमारा खाना पकाना और फिर उसे पचाना, ये सब इतनी आम बातें हैं कि हम शायद ही इन पे कभी गौर करते हैं। लेकिन इन सब के पीछे एक ही अदृश्य ताकत काम कर रही है, रासायनिक अभिक्रिया, यानी केमिकल रिएक्शन। आज हम इसी दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं। हम समझेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं असल में हैं क्या, इन्हें होते हुए कैसे पहचानें और वैज्ञानिक इनकी भाषा लिखते कैसे हैं। हमारे पास स्रोत के तौर पर विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का एक अध्याय है जो इन सब प्रोसेसेस को कुछ बहुत ही दिलचस्प प्रयोगों के जरिए समझाता है। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ परिभाषाएं दोहराना नहीं है। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे कोई पदार्थ अपना रूप और गुण मतलब हमेशा के लिए बदल लेता है। हम उन सुरागों को पकड़ेंगे जो बताते हैं कि कोई केमिकल बदलाव हुआ है, और फिर उन बदलावों को एक सटीक भाषा में यानी समीकरणों में लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई भी है या नहीं। मतलब अगर मैं पानी में चीनी घोलती हूँ तो वो भी बदल जाता है, पर वो केमिकल रिएक्शन तो नहीं है, तो फर्क कैसे करें? बहुत अच्छा सवाल है। चीनी का घुलना एक फिजिकल चेंज है, केमिकल नहीं। रासायनिक बदलाव की पहचान के लिए स्रोत हमें 4 मुख्य सुरागों पर ध्यान देने को कहता है। पहला, पदार्थ की हालत बदल जाना, जैसे कोई ठोस चीज द्रव या गैस बन जाए। दूसरा, रंग में बदलाव आना। अच्छा। तीसरा, किसी गैस का निकलना, जैसे बुलबुले उठें या धुआं निकले। और चौथा है तापमान में बदलाव, मतलब किसी चीज का अचानक गर्म या ठंडा हो जाना। स्रोत में मैग्नीशियम रिबन को जलाने का एक बड़ा मजेदार उदाहरण दिया है। जब एक पतले से मैग्नीशियम रिबन को चिमटे से पकड़कर जलाया जाता है तो वो आंखों को चौंधिया देने वाली तेज सफेद रोशनी के साथ जलता है और एक सफेद पाउडर में बदल जाता है। ये देखने में बिल्कुल किसी फुलझड़ी जैसा लगता है। हाँ, ये एक बेहतरीन उदाहरण है जो लगभग सारे सुराग दिखा देता है। यहाँ मैग्नीशियम, जो एक चमकीला ठोस धातु था, वो हवा की ऑक्सीजन के साथ मिला और मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम के सफेद पाउडर में बदल गया। तो उसकी हालत बदल गई। बिल्कुल, उसकी हालत बदल गई, उसका रंग बदल गया। और इस प्रक्रिया में जाहिर है बहुत सारी ऊर्जा, गर्मी और रोशनी के रूप में निकले, मतलब तापमान में भारी बदलाव आया। एक पूरी तरह से नया पदार्थ बन गया जिसके गुण मैग्नीशियम से बिल्कुल अलग हैं। यही रासायनिक अभिक्रिया की असली पहचान है। तो इस पूरी कहानी को कि मैग्नीशियम को हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, इसे लिखने का कोई छोटा आसान तरीका तो होगा? वैज्ञानिक हर बार इतनी लंबी लाइनें तो नहीं लिखते होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर रासायनिक समीकरण काम आते हैं। इसे ऐसे समझिए कि अभिकारक वो सारी सामग्री है जो आप लेते हैं, और जो अंत में बनकर तैयार होता है वो उत्पाद है। तो सबसे आसान तरीका है इसे शब्दों में लिखना। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, फिर एक तीर और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये तो आसान है। लेकिन विज्ञान को और सटीकता चाहिए, इसलिए हम इन चीजों के रासायनिक सूत्रों का इस्तेमाल करते हैं। तो समीकरण बन जाता है Mg + O2 2MgO। इसे ढांचा रासायनिक समीकरण या स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। ये उस अभिक्रिया का निचोड़ है। एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। समीकरण के बाईं तरफ यानी अभिकारकों में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, O2, लेकिन दाईं तरफ उत्पाद में यानी MgO में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन परमाणु दिख रहा है। तो एक ऑक्सीजन परमाणु क्या हवा में गायब हो गया? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और आपका ये सवाल हमें विज्ञान के एक सबसे बुनियादी नियम तक ले जाता है, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। ये नियम कहता है कि आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को ना तो बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। अच्छा। आप सिर्फ उसकी शक्ल बदल सकते हैं। मतलब जितने परमाणु अभिक्रिया शुरू होने से पहले थे उतने ही परमाणु बाद में भी होने चाहिए। कुछ भी गायब नहीं हो सकता। तो फिर इस समीकरण को ठीक कैसे करेंगे? हम इसे संतुलित करते हैं, मतलब बैलेंस करते हैं। इसके लिए हिट एंड ट्रायल विधि का इस्तेमाल होता है। हिट एंड ट्रायल, ये सुनने में थोड़ा अंदाजे वाला काम लगता है। क्या रसायन विज्ञान जैसी सटीक विधा में हम बस अंदाजा लगाते हैं? हाँ, नाम से ऐसा ही लगता है, लेकिन ये तुक्का लगाना नहीं है। ये एक तार्किक पहेली सुलझाने जैसा है। हम दोनों तरफ हर तत्व के परमाणुओं की गिनती बराबर करने के लिए अणुओं के आगे संख्याएं लगाते हैं, जब तक कि सब कुछ बराबर न हो जाए। तो हमारा असंतुलित समीकरण Mg + O2 = MgO संतुलित करने पर ऐसा दिखेगा। 2Mg + O2
= 2 mgO। अच्छा। अब देखिए, बाईं तरफ 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं और दाईं तरफ भी 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं। अब ये समीकरण प्रकृति के नियम का पालन कर रहा है। समझ गई। ये सिर्फ गणित नहीं है, ये इस बात को पक्का करना है कि हमारी लिखी हुई बात असल दुनिया के नियमों के हिसाब से सही हो। अब जब हम अभिक्रियाओं की भाषा लिखना सीख गए हैं, तो क्या इनके अलग-अलग प्रकार भी होते हैं, जैसे कहानियों के अलग-अलग शैलियां होती हैं? बिल्कुल, स्रोत के हिसाब से हम इन्हें कुछ मुख्य प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला और सबसे सीधा है संयोजन अभिक्रिया, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा नाम से ही जाहिर है, इसमें 2 या 2 से ज्यादा चीजें जुड़कर एक अकेली बड़ी चीज बनाती हैं। इसका कोई रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा उदाहरण, जैसे घर में कुछ होता हो? हाँ, सबसे आम उदाहरण है बिना भुजा चूना, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। जब उसे पानी में मिलाया जाता है। हाँ, मैंने देखा है जब घर में सफेदी के लिए चूने को पानी के ड्रम में डालते हैं तो पानी उबलने लगता है और बर्तन बहुत गर्म हो जाता है। एकदम सही, वो एक संयोजन अभिक्रिया है। कैल्शियम ऑक्साइड और पानी मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी भुजा हुआ चूना बनाते हैं और इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा गर्मी बाहर निकलती है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक कहते हैं। स्रोत में एक और हैरान करने वाली बात लिखी है कि श्वसन यानी सांस लेने की प्रक्रिया भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मतलब इससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। बिल्कुल, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही है। हम जो खाना खाते हैं उसमें मौजूद ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ मिलता है और इसी धीमी दहन से हमें वो ऊर्जा मिलती है जिससे हमारा शरीर काम करता है और गर्म रहता है। कमाल है। तो इसका मतलब हम सब असल में हर पल बहुत धीमी गति से जल रहे हैं। जो ऊर्जा हमें जिंदा रखती है वो सचमुच हमारे अंदर हो रही एक रासायनिक आग है। आपने इसे बहुत खूबसूरती से समझा है। एक तरह से हाँ। तो ये तो हुई जुड़ने की बात। इसका उल्टा भी होता होगा, जहां एक बड़ी चीज टूटकर छोटी छोटी चीजों में बिखर जाती हो। हाँ बिल्कुल, उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया यानी डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये संयोजन के ठीक उलट है। इसमें एक यौगिक टूटकर 2 या ज्यादा सरल पदार्थ बनाता है, लेकिन किसी चीज को तोड़ने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। ये ऊर्जा गर्मी, रोशनी या बिजली के रूप में दी जा सकती है। इसका उदाहरण तो जरूर किसी लैब एक्सपेरिमेंट जैसा होगा। स्रोत में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जब लेड नाइट्रेट के सफेद पाउडर को एक टेस्ट ट्यूब में गर्म किया जाता है तो उसमें से भूरे रंग का धुआं निकलता है। ये धुआं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का होता है। यहाँ एक अकेली चीज गर्मी पाकर 3 अलग-अलग चीजों में टूट गई। और प्रकाश वाला उदाहरण तो और भी दिलचस्प है। सिल्वर क्लोराइड जो सफेद होता है, उसे सूरज की रोशनी में रखने पर वो स्लेटी हो जाता है। स्रोत कहता है कि इसी का इस्तेमाल ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता था। हाँ, ये बिल्कुल जादू जैसा लगता था। पुराने जमाने में अंधेरे कमरे में रोशनी की एक झलक से एक सादे कागज पर पूरी दुनिया उभर आती थी। वो जादू असल में यही वियोजन अभिक्रिया थी, जिसे प्रकाश की ऊर्जा चला रही थी। प्रकाश पड़ते ही सिल्वर क्लोराइड टूटकर स्लेटी रंग की सिल्वर धातु में बदल जाता था और कागज पर तस्वीर बन जाती थी। तो चीजें जुड़ सकती हैं, टूट सकती हैं, और क्या हो सकता है? क्या ऐसा भी होता है जहां 2 यौगिक आपस में मिलते हैं लेकिन जुड़ने या टूटने के बजाय एक दूसरे से कुछ छीन लेते हैं? आपने अगले प्रकार की भूमिका तैयार कर दी। इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एक ज्यादा क्रियाशील तत्व एक कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटाकर खुद उसकी जगह ले लेता है। एक तरह से ज्यादा ताकतवर खिलाड़ी कमजोर खिलाड़ी को टीम से बाहर कर देता है। इसका सबसे मशहूर उदाहरण वो लोहे की कील और कॉपर सल्फेट के घोल वाला है ना? हाँ, वो इसका सबसे सटीक उदाहरण है। जब आप एक लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट के घोल में डालते हैं तो कुछ देर बाद घोल का नीला रंग हल्का पड़ने लगता है और कील के ऊपर तांबे की भूरे रंग की परत जम जाती है। हाँ बिल्कुल, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोहा कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। तो उसने कॉपर को उसके घोल से धक्का देकर बाहर निकाल दिया और खुद आयरन सल्फेट बना लिया। और इसी से जुड़ा हुआ द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट भी है। उसमें क्या होता है? क्या उसमें दोनों खिलाड़ी अपनी अपनी टीम बदल लेते हैं? हाँ बिल्कुल, ये किसी डांस पार्टी जैसा है जहां 2 जोड़े डांस कर रहे हैं और अचानक वे अपने पार्टनर बदल लेते हैं। इसमें 2 अलग-अलग यौगिकों के आयनों के बीच अदला बदली होती है और इस अदला बदली में अक्सर एक ऐसा नया जोड़ा बन जाता है जो घुलना मिलना पसंद नहीं करता
और अलग होकर घोल में नीचे बैठ जाता है। इसी अघुलनशील ठोस को हम अवक्षेप कहते हैं। तो इन सब सिद्धांतों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ते हैं? ये सब जानने का क्या फायदा? इसका सबसे बड़ा और सीधा असर हम ऑक्सीकरण या उपचयन के रूप में देखते हैं। सरल भाषा में कहें तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाती है, इसके प्रभाव इतने आम हैं कि हम उन पर ध्यान भी नहीं देते। जैसे लोहे पर जंग लगना, जिसकी बात हमने बिल्कुल शुरू में की थी। हाँ, संक्षारम यानी करोजन ऑक्सीकरण का एक बहुत बड़ा और रोज दिखने वाला नतीजा है। जब लोहा जैसी कोई धातु अपने आसपास नमी और हवा यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो वो धीरे धीरे संक्षारित होने लगती है। लोहे पर भूरे रंग का जंग लगना, चांदी के गहनों का कुछ समय बाद काला पड़ जाना, ये सब संक्षारण के ही उदाहरण हैं। ये सिर्फ देखने में बुरा लगता है या इसका कोई बड़ा नुकसान भी है? ये सिर्फ बदसूरत नहीं है। संक्षारण एक बहुत बड़ी आर्थिक समस्या है। हर साल दुनिया भर में अरबों खरबों डॉलर सिर्फ जंग से खराब हुए पुलों, जहाज़ों, गाड़ियों और दूसरी मशीनों की मरम्मत या उन्हें बदलने पर खर्च होते हैं। हम जो पेंट करते हैं वो असल में धातु और ऑक्सीजन के बीच एक दीवार खड़ी करने की कोशिश है, ताकि इस धीमी रासायनिक अभिक्रिया को रोका जा सके। तो हमने रासायनिक बदलावों के सुरागों को पहचानने से लेकर उनकी भाषा यानी समीकरण लिखने और उसे संतुलित करने के पीछे का तर्क समझा, और फिर संयोजन, वियोजन और विस्थापन जैसी अलग-अलग तरह की अभिक्रियाओं की दुनिया में झांका, जो हमारे अंदर सांस लेने से लेकर हमारे बाहर पुलों के जंग लगने तक हर चीज को चला रही हैं। मुख्य बात यही है कि रासायनिक अभिक्रियाएं सिर्फ किताबों के मुश्किल फॉर्मूले नहीं हैं। ये वो बुनियादी प्रक्रियाएं हैं जो हमारी दुनिया को पल पल आकार देती हैं। ये सजीव भी हैं और निर्जीव भी। ये निर्माण भी करती हैं और विनाश भी। इस चर्चा को समाप्त करने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। स्रोत में एक प्रश्न पूछा गया है जिसे मैं और सरल भाषा में पूछती हूँ। चिप्स या नमकीन के पैकेट में हवा की जगह नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं? मैंने कभी इस बारे में ऐसे नहीं सोचा था, पर अब लगता है कि इसका जवाब भी आज की हमारी चर्चा में छिपे एक सिद्धांत, खासकर ऑक्सीकरण से ही जुड़ा है।